नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हर क्रांति का एक इतिहास होता है और हर क्रांति होने का एक इमीडिएट काउज भी होता है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे विप्लव का, बांग्लादेश में हो रहे क्राइसिस का। यूँ तो बांग्लादेश में जो आंदोलन की शुरुआत हुई वह जॉब में रिजर्वेशन यानी आरक्षण के कोटे को लेकर के हुई, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट का यह एजिटेशन बढ़ता गया और अंततोगत्वा वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, जान बचाना पड़ा। वो फिलहाल भारत में शरण लिए हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट का यह आंदोलन आगे बढ़ता गया, पहले आगजनी, फिर हिंसा, फिर लूटपाट, और उसके बाद इसका स्केल जिस तरीके से बढ़ रहा है और ख़ासकर हिंदू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, मंदिरों और हिंदू आबादी पर हमले बढ़े हैं, जिस तरीके से आवामी लीग के सैकड़ों कार्यकर्ता, उसमें कई एक एमपीज़ हैं, मारे गए हैं, इससे एक सीरियस डाउट उभर कर सामने आ रहा है कि यह एजिटेशन कहीं स्टूडेंट एजिटेशन के नाम पर, या यूँ कहें कि स्टूडेंट के हाथ से तो नहीं निकल गया है। कहीं इसमें इस्लामिक फंडामेंटल एलिमेंट्स तो नहीं घुस गए हैं, कहीं इसमें चाइना तो नहीं घुस गया है, कहीं इसमें अमेरिका तो नहीं घुस गया है। आइए इस पर आज एक गहन विवेचना करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब कोई इस तरह के आंदोलन या क्रांति होती है तो उसके कारण पहले ही और व्यापक कारण होते हैं और उसके पृष्ठभूमि पहले ही तैयार की जा रही होती है, लेकिन कुछ इमीडिएट रीज़न होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रांसीसी क्रांति की, तो वहाँ इमीडिएट कारण बना पावरोटी की दुकान पर लग रही भीड़ और उसके कारण फैली अराजकता, लेकिन उसके कारण कुछ व्यापक थे। फ्रांसीसी राजतंत्र, उसका पूरा क्रूर शासन, फाइनेंशियल एनार्की, महंगाई वगैरह वगैरह। उसी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का इमीडिएट कारण हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी के जो फर्डिनांड, एक जो राजकुमार थे फर्डिनांड, उनकी हत्या हुई और वो इमीडिएट कारण बना। उसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध, जिसकी पृष्ठभूमि स्वयं हिटलर लिख रहा था, उसने पोलैंड पर आक्रमण किया एक पोर्ट ऑफ डेजिंग को के चलते, और वो एक इमीडिएट कारण बना। ठीक उसी प्रकार यह इमीडिएट कारण बेशक स्टूडेंट रिजर्वेशन बना, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखी जा रही थी। थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बात कर लें कि बांग्लादेश की स्थिति आज ऐसी क्यों हो रही है। आप सबको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ और टू नेशन थ्योरी जिन्ना का जो था, उसके तहत धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब आप पाकिस्तान बोलते हैं तो एक पाकिस्तान जो वेस्ट में है और एक पाकिस्तान जो पूरब में था, जो आज बांग्लादेश बना। हमेशा की तरह जब इस तरह के फंडामेंटलिस्ट थ्योरीज पर कोई कंट्री बनती है, नफरत पर, हिंसा पर कोई देश बनता है, तो उसका हश्रेय ही होता है। और बांग्लादेश, जहाँ पर बांग्लादेश के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके आंकड़े के हिसाब से मैं बता दूं कि 1901 में जब उस इलाके में जनगणना हुई थी, तो उस वक्त मुस्लिम की आबादी 66.1% थी और हिंदुओं की आबादी 33.0% थी। और इस मुस्लिम में
पंजाबी स्पीकिंग जो वेस्ट पाकिस्तान, जो अभी का पाकिस्तान है, वो था, और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम जो अभी बांग्लादेश में है। उस वक़्त के शेख मुजीबुर रहमान एक बहुत बड़े लीडर हुए और उन्होंने अवामी लीग नामक एक पार्टी की स्थापना की और वह अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। थोड़ा सा इतिहास बता दें, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जब इलेक्शन हुए तो उसमें क्लियर कट मेजॉरिटी अवामी लीग को मिला, लेकिन उस वक़्त का जो सैन्य शासन था वो सौंपने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर आप सबको पता है कि 1971 या उसके पहले भीषण नरसंहार हुआ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश, उस वक़्त के पूर्वी पाकिस्तान पर जो जुल्म ढाए वो इतिहास के पन्नों में क्रूरतम अत्याचार में से एक के रूप में दर्ज है। बहरहाल इंदिरा गांधी उस वक़्त देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इंटरवीन किया और ढाका में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के सामने सरेंडर किया और 1971 में एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश का उदय हुआ और जिसके पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान हुए, जिन्हें आमतौर पर लोग फादर ऑफ नेशन कहते थे। आज उसी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति ढाका और अन्य शहरों में तोड़ी जा रही है और उस पर जूतों की माला पहनाई जा रही है। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसी पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। जब बांग्लादेश बना तो इसने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी को डीलेजिटिमाइज कर दिया, जिन्ना के उस थ्योरी को, क्योंकि अगर वो थ्योरी सच होती तो बांग्लादेश कभी नहीं बनता। और उस वक्त बंगाली नेशनलिज्म की बात होने लगी। देश बना, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, नेसेंट डेमोक्रेसी था, भारत ने बहुत मदद किया। और यहाँ बताते चलें कि उसके बाद बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर नेशन के रूप में अपने आप को एडॉप्ट किया। वहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्षता शब्द को अपनाया। लेकिन यह बात धीरे धीरे वहाँ के फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट, अवामी लीग के कुछ साथी को बर्दाश्त नहीं था और 1975 में सैनिक विप्लव हुआ और शेख मुजीबुर रहमान के समूचे परिवार की नृशंस हत्या कर दी गई। शेख हसीना जो उनकी पुत्री हैं, अभी जो प्रधानमंत्री थी, और उनकी एक बहन रेहाना, वो लोग वेस्ट जर्मनी में थी। उस वक़्त वेस्ट जर्मनी था जो बाद में एकीकृत होकर के अब जर्मनी हो गया, तो वहाँ पर थी इसलिए वो बच गई। उसके बाद 75 से वो शासन चला और उसके बाद से जो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री वो था, उसने अपने संविधान को बदलकर वो एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। मैं उस पूरे डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। 90 तक मोटे तौर पर यही व्यवस्था चलती रही, कोई आया कोई गया और मोटे तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य शासन ही चलता रहा। उसके बाद में बीच बीच में चुनाव भी हुए, लेकिन मुख्य रूप से वहां पर दो पार्टी अस्तित्व में रही। एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बेगम खालिदा जिया जो जिया की बेटी हैं, वो उसकी अध्यक्षा भी अब जेल में है, और अवामी लीग जिसके फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान थे। 90 में चुनाव हुए, उसके बाद फी चुनाव हुए। मैं थोड़ी कहानी को शॉर्ट कर दूं। अभी हाल में जो जनवरी में चुनाव हुए 2024 में, इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अकेले भाग ली और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। तो एक तरह से ये पूरा इलेक्शन फार्स था। अब यूं ही इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि किसी भी डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए और वाइब्रेंट रहने के लिए वहां पर विपक्ष का रहना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश में एक समय बात हो रही थी ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, और इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ही डेंजरस प्रोपोजिशन है, ये एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष एक सेफ्टी वॉल्व की तरह होता है जहां आक्रोश और विरोध
को प्रजातांत्रिक तरीके से स्वर मिलते हैं, वो यहाँ खो गया। और वस्तुतः एक बहुत बड़ा कारण था कि जहाँ आज बांग्लादेश इस स्थिति में आ गया है। बहरहाल मैं थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता दूं। इस साल जुलाई के महीने से या इनफैक्ट उससे पहले भी स्टूडेंट का एजिटेशन चल रहा था। किस बात को लेकर के, इसको थोड़ा समझिए। जब शेख मुजीबुर रहमान आए तो उन्होंने देश में जो सरकारी नौकरियां थी और बाकी जगह थे तो उसमें एक रिजर्वेशन लागू किया, और उसमें जो उस वक़्त स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 71 में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके और उनके परिवारों को जॉब में रिजर्वेशन दे दिया। ये व्यवस्था चलती रही और धीरे धीरे यह आक्रोश में बदलता गया, चूंकि बांग्लादेश में नौकरी भी कम थी, अपॉर्चुनिटी भी कम थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। शेख हसीना जब इसको समझी तो इन्होंने उस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हुई कि वहीं के हाईकोर्ट ने शेख हसीना के उस निर्णय को पलटते हुए कोटा सिस्टम यानी रिजर्वेशन का सिस्टम को बहाल कर दिया। इसके कारण और फिर आक्रोश बढ़ा। हालांकि बाद में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 97% जो जॉब्स होंगे वो मेरिट के आधार पर ही होंगे, और जो स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव का रिजर्वेशन होगा वो मात्र 3% होगा। पहले वो 56% था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और स्टूडेंट का आक्रोश बढ़ता गया और अंततोगत्वा यह एक पॉपुलर अपराइजिंग में बदल गया। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको पता है। पहले ये आगजनी की घटना, विरोध प्रदर्शन हुए। शेख हसीना ने एक बयान दे दिया कि ये जो स्टूडेंट कथित रूप से इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, ये वस्तुतः स्टूडेंट नहीं है, ये सभी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है, टेररिस्ट है, और इसने आग में घी का काम किया। उसके बाद ये प्रोटेस्ट आगजनी ढाका मार्च में बदल गया। ढाका में लोग मार्च करने लगे, पुलिस की गोली में कई लोग मारे गए, और एक अत्यंत ही हृदय को दहलाने वाला दृश्य जो आज से कुछ महीने हम लोगों ने श्रीलंका में देखा था, जहां राष्ट्रपति भवन में आंदोलनकारी घुस गए थे और उस पर कब्जा कर लिया था, वही दृश्य यहाँ दोहराया गया। और शेख हसीना के जो गण भवन, जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस था, उस पर कब्जा कर दिया आंदोलनकारियों ने, सभी सामान को लूट लिया, और अलग अलग के वीडियोस आप देख सकते हैं, वो वायरल हो रहे हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि जो वहाँ के आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने जो रिश्ते में शायद बहनोई लगते हैं जैसा मीडिया रिपोर्ट्स है, उन्होंने 45 मिनट का समय दिया इनको भागने के लिए, और ये हेलीकॉप्टर से भाग करके और भारत में जो नोएडा में एक एयरबेस है वहाँ पर इन्होंने शरण ली है। अब ये सारी बातें तो आप लोग सब लोग जानते हैं। मैं इसमें बात क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए 2-3 चीज को समझिए। जिस तरीके से यह आंदोलन बढ़ा, और ये आंदोलन, हर आंदोलन का यही हश्र होता है। अब आप सोच करके देखिए कि श्रीलंका में जो आंदोलन हुआ और जिस राष्ट्रपति के और उसके पूरे परिवार के विपक्ष में हुआ, आज न्यूज में आया है कि उसका बेटा फिर पॉलिटिक्स में इन कर रहा है। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये इतना व्यापक, इतना गंदा और इतना क्रूर है कि यह हर आंदोलन को अपने रंग में रंग लेता है। कदाचित यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बांग्लादेश का जो यह आंदोलन स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से, जॉब में कोटा के प्रोटेस्ट से उठा, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ उठा, वह धीरे धीरे अब एक दूसरा रूप लेता जा रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो सिस्टमेटिक रूप से जिस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिरों को, घरों को, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को, उनके खिलाफ वायलेंस हो रहे हैं, कदाचित ऐसा नहीं होता। हालांकि एक सुखद बात यह है कि कुछ
बहुसंख्यक मुस्लिमों ने कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, एक दो घटनाएं ऐसी हुई जिसमें उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसा फिर क्यों होना शुरू हुआ। एक और बड़ा चिंताजनक तस्वीर वहाँ आ रहा है। इंदिरा गांधी के नाम से स्टेडियम को जला दिया। भारत का जहाँ भी वह झंडा देखता है उसको जलाता है, उसको तोड़-फोड़ करता है। और हिंदुओं पर इसलिए भी अटैक किया जा रहा है कि ये लोग अवामी लीग के सिंपैथाइजर माने जा रहे थे। मैं थोड़ा आंकड़ा देना चाहता हूं, उसके बाद इस परिचर्चा को मैं दूसरे तरफ ले जाना चाहूंगा। मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं। ये आंकड़े हैं सेंसस के, आप इसको देखिए। जो अभी का बांग्लादेश है उस भूभाग में, जो पूरा सेंसस तो पूरे जगह पर हुआ था 1901 में, 1901 की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर उस भूभाग में जो आबादी थी उसका कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए। मुस्लिम की आबादी थी 66.1% और इसी 1901 में हिंदुओं की आबादी थी 33.0%। अब आइए, सेपरेशन हुआ बांग्लादेश का 1971, या फिर आप यूं समझे कि जैसे जब बन गया 47 में पाकिस्तान, उसके बाद जरा समझिए 1951 में जो सेंसस हुआ उसमें मुस्लिम की आबादी हो गई 76.9% और करस्पॉन्डिंग हिंदू की आबादी हो गई 22%, यानी 33 से 22, 10% घट गया इस 50 वर्षों में। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो 1974 में जो सेंसस हुआ, उस सेंसस में उस इलाके में मुस्लिम की आबादी बढ़कर के हो गई 85.4% और हिंदुओं की आबादी वो हो गई 13.5%। 2011 के सेंसस के हिसाब से वहां मुस्लिम की आबादी है 90.39% और हिंदुओं की आबादी 2011 में 8.54%। और ये आंकड़े स्वयं बांग्लादेश सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के हैं। अब जो अभी हाल में सेंसस हुआ 2022 में, उस आंकड़ों को देखिएगा तो इस पूरे नेफेरियस और इस खतरनाक डिजाइन का आपको अंदाजा हो जाएगा। 2022 में जो सेंसस हुआ है उसके हिसाब से मुस्लिम की आबादी 91.04% है और हिंदुओं की आबादी 7.95, यानी 8 से भी नीचे चला गया। एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में छपी खबर के अनुसार 2030 तक, और उसमें कुछ बांग्लादेश के मिनिस्टर्स का भी बयान है कि 2030 में कदाचित बांग्लादेश से हिंदुओं की आबादी 0% रह जाएगी, यानी वहां हिंदू विहीन हो जाएंगे। पाकिस्तान की भी वही स्थिति है। मैं ये आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं, मैं कोई मतलब कॉम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं बता रहा हूं। ये जो फैक्ट हैं, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, उसके आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चाइना का हाथ हो गया है और कदाचित पाकिस्तान और अमेरिका भी इसमें आग में घी डाल रहा हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इमीडिएट कारण यहां पर एक प्रोजेक्ट का होना है, तीस्ता रिवर वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तीस्ता नदी पर एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनने वाला है जिसकी कीमत लागत लगभग $1 बिलियन, जो आप भारतीय रुपए में समझना चाहें तो लगभग 8,500 करोड़ के आसपास। यह प्रोजेक्ट शेख हसीना वाजी, और ये बताते चलें कि ये बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लोग बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद बांग्लादेश से भूखमरी और अकाल आदि की समस्या का बहुत हद तक निदान हो जाएगा। शुरुआती दौर में शेख हसीना इनफैक्ट दोनों तरफ का गेम चल रही थी। वो चाह रही थी कि चाइना और भारत दोनों से निगोशिएट करें और जो बेस्ट डील हो वो मेरे पक्ष में, और यहीं वो धोखा खा गए, यहीं से समस्या का समाधान हुआ।
आप इसको यूं समझें कि अगर आप किसी को घर पर न्योता देकर नहीं बुलाते हैं तो आपसे गुस्सा नहीं होगा, लेकिन न्योता देकर बुला लीजिए फिर थाली खींच दीजिए तो ये फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो शुरुआती दौर में यह जो प्रोजेक्ट था, यह प्रोजेक्ट चीन को बनाना था और चीन उस पर एग्री भी कर गया था। लेकिन जब भारत ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की, क्योंकि भारत का वहां बहुत स्ट्रांग हित, आप यूं समझ लीजिए कि जो हमारा चिकन नेक पोर्शन है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वो बहुत ही वल्नरेबल है। सिलीगुड़ी से उस होते हुए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाता है, उस पोर्शन को अगर कोई काट दे तो जैसे मुर्गे का गर्दन कोई काट दे तो मुर्गा मर जाएगा, ठीक उसी प्रकार यह देश का वो चिकन नेक पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। तो वो उस पर अगर चीन वो प्रोजेक्ट करता तो चीन का वहां बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता, जो भारत नहीं चाह रहा था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वो कोई भी देश चाहेगा। तो भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज की, भारत के विदेश सचिव वहां गए, उनसे निगोशिएट किया और भारत ने कहा कि ठीक है इस पूरे प्रोजेक्ट को हम फंड कर देंगे। अब देखिए कितना खेल करता है कोई कंट्री। अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए शेख हसीना ने यह डील अपने नाम करवा लिया और भारत से यह मनवा लिया कि आप इसको फंड कर दीजिएगा। ठीक है, हिंदुस्तान के लिए 8,500 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, यहाँ तो 8,500 करोड़ रुपया में 2 ठो पुल बन जाता है। हमारे देश का बजट 47 लाख करोड़ रुपए का है। एनीवे, तो ये सहमति बन गई और निर्णय हो गया कि तीस्ता रिवर जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है यह भारत करेगा। और यहीं से चीन का जो आक्रोश था वो बढ़ना शुरू हुआ। आप हमेशा याद रखिए कि आज के तारीख में जो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान और बाकी और सब भी हमारे होस्टाइल नेशन है, लेकिन इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है। उसके 3 कारण है। पहला, उसकी इकोनॉमी, दूसरा उसका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, और तीसरा उसका अनफेथफुल और बहुत ही क्रूएल अप्रोच। अब थोड़ा सा बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कहने को ये एक लड़का नाहिद इस्लाम है जिसने पूरा स्पीयर हेड किया इस पूरे प्रोटेस्ट को। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि जेन वाई माने जेन जेड माने एकदम लेटेस्ट यंग बच्चे इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन इस बात और इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि धीरे धीरे यह जो प्रोटेस्ट था यह स्टूडेंट्स के हाथ से फिसलता चला जाएगा या जा रहा है। क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड्स इस आंदोलन में देखने को मिल रहे हैं, आगजनी, तोड़फोड़, स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, यहां तक ठीक है, लेकिन टारगेट करके और एंटी इंडिया एक्टिविटीज करना, माइनॉरिटीज हिंदू को टारगेट करना, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना, और इपिटोमी ऑफ बांग्लादेश इंडिया जो साइन है, जो भी इमारतें हैं उन सबको गिराना, शेख मुजीबुर रहमान के मूर्ति को गिराना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं लगती है कि इसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बैक्ड बाय चाइना एंड CIA इसमें प्रवेश कर चुकी है। उसका मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, लेकिन ये तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसको समझिए कि कैसे बांग्लादेश 71 में जो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बना, वो कैसे 75 में और उसके बाद आगे भी जा कर के वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। ठीक उसी तरह से जैसे इजिप्ट नासिर के समय में और अल्जीरिया हौरी बोमेडाइन के समय में उनका नाम था, उन लोगों ने सेकुलर स्टेट बनाया था जो धीरे धीरे इस्लामिक होता चला गया। अब ठीक है कि इसके बाद एक कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में जो नोबेल लॉरिएट हैं मोहम्मद यूनुस सलीम अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी में
ग्रामीण बैंक के मार्फत बहुत बड़ा चेंज लाया, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। शेख हसीना बेगम खालिदा जिया को रिलीज किया गया है बीएनपी की, उन्होंने भी एश्योर किया है। लेकिन ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, अब इसको इंडिया के दृष्टिकोण से, इंडिया के स्टैंड पॉइंट से समझने का प्रयास कीजिए कि भारत को इससे क्या खतरे हैं। पहला खतरा तो ये है कि जो इन्फ्लक्स है बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेंट्स का, वह और तेजी से बढ़ेगा। आप यूं समझें कि बांग्लादेश और इंडिया की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर या थोड़ा उससे ज़्यादा ही है। ये बॉर्डर पोरस हैं और कुछ बॉर्डर बिल्कुल बहुत ही डिफ़िकल्ट इनएक्सेसिबल उसको आप कह सकते हैं। इफ़ नॉट इनएक्सेसिबल तो बहुत डिफ़िकल्ट है टेरेन, जिसके कारण इलीगल इमिग्रेशंस हो रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात जो बीएसएफ या और जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनके कॉन्टामिनेशन का, उनके मिली भगत के भी कई आरोप लगते रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का वीडियो पर ये बता रहा था कि कैसे वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान चला आता है। अभी हाल में बांग्लादेश के एक एमपी की नृशंस हत्या कर दी गई, वो इलाज कराने के लिए संभवतः कलकत्ता में आए थे। तो वो भी, ये सारे इश्यूज हैं। तो पहला तो जो खतरा सिक्योरिटी और डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से होगा, वह 71 के बाद लगता है सबसे बड़ा इन्फ्लक्स होगा। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ के आसपास वहाँ पूरी आबादी है। अनुमान के मुताबिक मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास हिंदू वहाँ रहे होंगे। तो अब कुछ तबकों में यह भी बात हो रही है कि साहब उन लोगों को वापस, जैसा कि वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान आया कि हम लोग उनको वापस, हम लोग को ले लेना चाहिए। लेकिन उससे इतर एक बड़ी संख्या में वहाँ से इन्फ्लक्स होगा। इसको एक समझिए कि एक फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट ने एक शब्द दिया है ग्रेटर बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट का। ये इस कॉन्सेप्ट पर ही आज बात करने की इनफैक्ट आवश्यकता है। एक कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद और एक कॉन्सेप्ट है ग्रेटर बांग्लादेश का। पहले ग्रेटर बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ग्रेटर बांग्लादेश का ये कॉन्सेप्ट है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स का कि पूरा बांग्लादेश, पूरा वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, झारखंड और बिहार के सीमांचल के इलाके, ऑलरेडी अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया वगैरह में आबादी, मतलब जो ग्रोथ रेट का पैटर्न है उससे ज़्यादा है। मुझको अगर स्मरण हो तो 1993 में एक किताब अरुण शौरी ने लिखा था, ए सेकुलर एजेंडा, उस वक्त उन्होंने ये बात उठाई थी। अब ये फैक्ट है और ये तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इन इलाकों में इन्फ्लक्स के वजह से, इलीगल इमिग्रेशन के वजह से बहुत आबादी में अप्रत्याशित उछाल हुआ है। तो ग्रेटर बांग्लादेश का ये कॉन्सेप्ट है। अभी हाल में पार्लियामेंट में गोड्डा के सांसद ने एक सवाल उठाया था, निशिकांत दुबे जी ने। उससे आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न उठाया था वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का हवाला देते हुए बताया कि वहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से लैंड ग्रैबिंग का और पॉपुलेशन के पूरे डेमोग्राफी को चेंज करने का उन इलाकों में चल रहा है एक मुहिम। ऐसे एलिमेंट, ये मुस्लिम वैसे आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं जो अकेले संतान है। तो शादी के बाद चूंकि आदिवासी आमतौर पर उनको निकाल देता है समाज से, तो उस गांव के बगल में ये गांव एक टोला बसा दिया गया जिसको जवाई टोला बोलते हैं, जैसा कि उन्होंने लोकसभा के अपने संभवतः 0 आवर में यह प्रश्न उठाया था। और उसके बाद वो बच्चे हुए, वो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम होंगे और उसके बाद उसकी जब मृत्यु होगी तो उसका पूरा जमीन दिया जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक चल रहा है। और आप देखिएगा कि बांग्लादेश से सटा हुआ जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, 24 परगना, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, नादिया, हावड़ा वगैरह में, और उसके बाद गोड्डा में, जामताड़ा में, दुमका में, इन इलाकों में, और बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ इलाकों में
एक सडन स्पर्ट हुआ है डेमोग्राफी में मुस्लिम आबादी का। तो ग्रेटर बांग्लादेश का ये कॉन्सेप्ट कुछ फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट ये उठा रहे हैं कि हम लोगों को एक, और मैंने बताया कि ये बांग्लादेश की आज़ादी बंगाली नेशनलिज्म से हुआ था, जो अब बदल करके बांग्लादेशी नेशनलिज्म हो गया है। इसको समझिए। इसलिए ये आंकड़े मैंने बताया कि कैसे 1901 के डेमोग्राफी, 1901 के पॉपुलेशन के आंकड़े घटते घटते ये 2022 में कहाँ आकर के रह गए हैं, जो 8% से कम है। इन सभी की तस्वीर में मैं आपको, और इन सभी आंकड़ों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो एक ग्रेटर बांग्लादेश का ये कॉन्सेप्ट है, और अगर ये कॉन्सेप्ट है वाकई में, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो एक तो ये सिक्योरिटी कंसर्न इन इंडिया के लिए बांग्लादेश की इस स्थिति ने पैदा कर दिया। दूसरी चीज कहता है कि कोई भी कंट्री का स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसके पड़ोस में जो देश हैं उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसके स्टेबिलिटी पर बहुत डिपेंड करता है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि भारत की नमक की तासीर कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं नमक का सैरियत नहीं है, या हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ गड़बड़ी है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि जिस देश ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उस देश के नाम पर बांग्लादेश में इतनी नफरत कैसे फैली, वो कौन से कारण थे? भारत ने बांग्लादेश को राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, व्यापार के तौर पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तौर पर हर बार मदद की है, एक बड़े भाई और एक बिग इकोनॉमिक पावर होने के नाते। तो दूसरा खतरा हिंदुस्तान के इकोनॉमी पर होगा। हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की थी। यहाँ आपको बताते चले कि किस तरह से इंटरनेशनल एजेंसीज जो अपनी रेटिंग करता है और जो आंकड़े इकट्ठा करता है वो कितना डूबियस होता है। अभी हाल में एक ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स ये रिलीज हुआ था, और उसमें कहा कि भारत से ज़्यादा हैप्पी इंडेक्स बांग्लादेश का है। आप सोच करके देखिए ये कौन सा हैप्पी इंडेक्स था। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो सर्वे किए जाते हैं और जो आंकड़े वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं, उसको बड़ी सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें तथ्य कम और राजनीति और वेस्ट का, खासकर यूरोप और अमेरिका का अपना हित ज़्यादा शामिल होता है। और ये मुल्क जो हैं, यूरोप और अमेरिकन मुल्क जो हैं, ये हर बार अपने दोगलेपन के लिए जाना जाता है, हर बार इनका दोहरा चरित्र होता है। बहरहाल, तो दूसरी स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो आर्थिक मोर्चे पर हुई है। भारत को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन से एक अनुमान के मुताबिक $14 बिलियन का व्यापार है, अगर मुझे ठीक से आंकड़ा याद हो। लेकिन वो व्यापार का संतुलन कुछ उल्टा है, मतलब $1 बिलियन का एक्सपोर्ट बांग्लादेश करती है और रिमेनिंग का एक्सपोर्ट चाइना करता है। तो ये जो चाइना घुसा है, इसके कारण नेपाल में आप वही देख लीजिए। इनफैक्ट पता नहीं इन साउथ एशियन कंट्रीज़ को या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि चाइना एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा वायरस है कि जो जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री को खोखला कर देता है दीमक की तरह। आपने देखा नेपाल कैसे बर्बाद हुआ, ये चाइनीज इंटरवेंशन से। श्रीलंका में जो तबाही हुई वो चाइनीज के कारण हुई। पूरा डेट जीडीपी रेशियो उसका 100 पार कर गया और कंगाली के कगार पर चला गया। अगर यही स्थिति बांग्लादेश की हुई तो भारत अपने पड़ोस में फिर एक ऐसा मुल्क देखेगा जो इसके स्ट्रेटजिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को और ख़राब कर देगा। एक और कॉन्सेप्ट की बात मैं यहीं बताते चलूँ, गजवाए हिंद का। हालांकि कुछ इस्लामिक विद्वान मानते हैं, कुछ और लोग मानते हैं कि गजवाए हिंद का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कुरान में नहीं दिया हुआ है, लेकिन गजवाए हिंद का जोर शोर से प्रचार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान में फंडामेंटलिस्ट खूब करते हैं। और उस गजवाए हिंद में उनका एक कॉन्सेप्ट है, यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, जो कि कभी नहीं हो सकता है।
आज के 21st सेंचुरी में, जहां हर कंट्री पावरफुल है, कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये सब को मिला करके इसका इस्लामीकरण कर दें। तो एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हम लोग राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी राजनीति करने लगते हैं। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूँ। आज इस विषय पर खुल करके कोई बात करने के लिए तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार नहीं है कि इस देश की राजनीति, इस देश का अर्थव्यवस्था, इस देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा भी इन घटनाओं से बहुत तेजी से प्रभावित हुई। एक बार मैं असम के मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 10-15 साल में वहाँ मुस्लिम की आबादी बहुत बढ़ जाएगी। तो अरे भाई, आप ही का शासन है, बंगला और बीजेपी का केंद्र में भी सरकार, तो आप उसका स्टेप्स क्यों नहीं उठाते हैं? CAA और नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर, NCR, इसको लेटर और स्पिरिट में क्यों नहीं लागू करते? ठीक है, जो मुस्लिम यहाँ के नागरिक हैं, जो रहे पार्टीशन के बाद भी और शुरू से रहते आ रहे हैं, वे नेशनलिस्ट भी हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की विकास, इस देश की समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यह तो हमको निकालना पड़ेगा ना। यह भारत कोई डस्टबिन कैसे हो सकता है कि कोई कहीं से आए और यहाँ के बस जाए? और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या जो होने वाली है इस घटना के बाद और तेजी से बढ़ने वाली है, इसका दुष्परिणाम भारत को अगर चेक नहीं किया गया तो भुगतना पड़ेगा। और ये इलीगल इमिग्रेंट से आज पूरा विश्व में कई डेवलप्ड कंट्री तबाह है। आप ब्रिटेन को देख लीजिए, अभी आग में झुलस रहा है। फ्रांस की क्या स्थिति हो गई? एक समय ये लोग पलक पावड़ा, मतलब आंख बिछा करके दोनों हाथ से उसको वेलकम कर रहे थे, और आज इनकी क्या स्थिति हो गई? यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में समस्या हो गई। इसलिए वक्त आ गया है कि भारत मजबूती से और सभी राजनीतिक दल मजबूती से एक होकर के इस स्थिति का सामना करे। इस देश को अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से अगर समृद्ध होना है, तो यह 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण समस्या पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही जल्दी एक निर्णय लेना पड़ेगा। अन्यथा बांग्लादेश से उठी यह आग हमको और आपको भी लपेटे में लेगी। और इसी के साथ इस देश के हुक्मरानों को एक और सबक सीखने की जरूरत है। आरक्षण के नाम पर यहाँ जो ड्रामा और जो भाषणबाजी चल रहा है, इसको फिर से पुनर्विचारित करने की आवश्यकता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यहां भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों को आरक्षण मिलता है। अब यह बताने की जरूरत है कि उनके माने इसमें कितनी सच्चाई है। हाल तक स्वतंत्रता सेनानी और उसके डिपेंडेंट को रेलवे में पासेज इशू होते थे। और आपको बता दें कि ये आरक्षण का जो लाभ है ना, कुछ एक अपवाद को छोड़कर ज्यादातर वही लोग लेते हैं जो सातिर होते हैं। अभी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कितना हो हल्ला मचा हुआ है। अब तरह तरह की दलीलें दी जा रही है। फिलहाल उस पर एक अलग से भी मैं बात करूंगा, वो बहस का विषय नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि युवाओं में जो आक्रोश हो रहा है बेरोजगारी को लेकर के, और उसके साथ अलग अलग कारणों से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो रिजर्वेशन हो चाहे और कोई कारण हो, मेरिट्स के साथ जो होता है, ये अगर कोई भयावह रूप अख्तियार कर ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारा समाज इतना वाइब्रेंट है, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा गवर्नमेंट इतना वाइब्रेंट है। आज 74-75 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी के इस देश में कभी भी सैनिक विप्लव जैसी, मिलिट्री शासन जैसी कोई स्थिति नहीं आई, जबकि हमारे पड़ोस में तो ये अक्सर होता रहता है। तो ये हमारी ताकत है और इस ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। फिलहाल हमें बांग्लादेश की स्थिति पर, जैसा सरकार भी बताती है, कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन बॉर्डर को बहुत मजबूती से विजिल करने की ज़रूरत है और इलीगल इमिग्रेंट्स को फ्लश आउट करने की ज़रूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से यह आवाज़ उठाए कि
अगर अमेरिका और यूरोप मानवाधिकारों के हनन और माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात करता है तो सिर्फ वो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों बात करता है? पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू आबादी क्यों घट गई? बांग्लादेश में क्यों घट गई? और बहुत सारे मुल्कों में क्यों घट गई? उस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। हम लोग तो, यह देश तो वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पर चलता है, लेकिन इस देश की सहिष्णुता को, इस देश के इस विराट हृदय को कमजोरी नहीं समझना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।